ये मेरी मांग है, मैं ये ऐसा करता रहता हूं, मैं अपनी बात कहता रहता हूं, कभी ना कभी तो सुनेगा। काफी सुन ली है, ये भी सुन लेगा। मुझे विश्वास है जहां राम मंदिर बना है उसी अयोध्या के अंदर एक इंडिया गेट जैसा गेट बने और 500 साल में जिसने भी सनातनी हिंदुओं की हत्या या मर्डर हुआ है उनका नाम अंकित किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि यह कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बना है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है। 100 साल के बाद सब कुछ चला जाएगा, वही रहेगा। जैसे ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट की क्या पहचान थी भाई? ये क्यों बनवाया गया था? उसका नाम इंडिया गेट था। इंडिया गेट में ब्रिटिश सेना के लिए जो लोग लड़े, जिसमें भारतीय थे, उनके नाम खुदे हुए हैं। तो ब्रिटिश सेना भारत के लिए तो नहीं लड़ रही थी ना, लेकिन इंडिया गेट जाना है। और हमारे सोने की पराकाष्ठा यह थी कि इंडिया गेट पे किसकी मूर्ति लगी थी? बताइए। दिल्ली गए होंगे आप लोग तो बहुत बार। नहीं, देखिए, यही मैं कह रहा हूं। इंडिया गेट के ऊपर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। हमें क्या फर्क पड़ता है? आलू सस्ते मिल रहे हैं ना, क्या करना है यार, किसी की लगा दो। इससे क्या हमारा पेट भरता है? इससे हमें क्या लेना देना? ये एटीट्यूड है हमारा। लेकिन आपके किसी योद्धा ने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया, तब वहां से जॉर्ज पंजम, जो रिश्तेदार थे हमारे प्रधानमंत्री के, उनकी मूर्ति हटाई, लेकिन दबाव में हटाई। और वो मूर्ति दिल्ली का एक कैरोना पार्क है, सबसे बड़ा, वो वहां जीवित लगे हुए हैं अभी भी। लेकिन जब वो हटी तो एक मूवमेंट चला, और राजनारायण नाम के एक हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, वो पहुंच गए मूर्ति तोड़ने के लिए। फिर वो मूर्ति हट गई तो कुछ लोगों ने व्यक्ति की भक्ति करने के लिए कहा, यहां गांधी की मूर्ति लगा दो। अरे, इस मूर्ति ने बड़ा नुकसान करा है भाई, कहीं तो बख्श दो यार। ठीक है यार, मेरे संस्कार हैं कि बड़ों के बारे में अशब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मेरा यह भी संस्कार है कि बड़ों ने अगर कोई गलती की है तो भाषा की मर्यादा के साथ उनके सम्मान में अपमान न करते हुए अपनी बात जरूर कहें। वो वहां पहुंच गए, और क्या फैशन था, ये सब मेरी देखी हुई बातें मैं इसलिए बता रहा हूं। कहा उनकी लगनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी जिसमें चाटुकार ज्यादा हैं, वो पहुंचे और पहले से तैयारी थी उनकी। वो जो पिताजी हैं हमारे, उनको रख दिया और फिर कहा ये तो बड़ी बन गई। अरे, ये तो पिताजी की आई नहीं रही, इसमें पूरा खेल देखिए। उन्होंने बनाई और कहा ये तो बड़ी बन गई, ये तो आ ही नहीं रहे इसमें। अरे, वो देश में नहीं आ रहे, इसमें क्या आएंगे यार? तो फौरन एक लाया झोले से, बोला अब लग तो नहीं, यहां इंदिरा जी की लगा दो। राजनारायण पागल हो गए, उनका किसी की नहीं लगेगी, खाली पड़ी रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको चांस मिलेगा, ये चांस है, अपनी भूमिका निभाइए और चले जाइए। किसके क्या मिलेगा, किसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं तो इस बात से खुश हूं, बहुत हद तक संतुष्ट हूं। न हमने आजादी का युद्ध देखा, न बंटवारा देखा, लेकिन अपने इस शरीर के साथ इस छोटी सी नौकरी समाप्त करने के बाद हमने भारत की पुनर्स्थापना के कुछ बड़े वाक्य जिंदा होते हुए देखे हैं। यह भाव ही करोड़ों एमपी बनने से बेहतर है। एक साथी, युवा साथी, अखबार में नौकरी कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ दी और एक मुहिम चलाई कि आखिर
दो चरित्र आपके सामने थे। हम इतने योद्धा थे, हमने ये किया वो किया। एक योद्धा ने, ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता यहां थी, बड़ी ताकतवर थी, उस ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए सीमित संसाधनों से नौटंकी नहीं की उसने। कभी तकिए से खेल रहे हैं, कभी गुब्बारे उड़ा रहे हैं, ऐसी नौटंकी नहीं की। एक बहादुर आदमी ने अपने कन्विक्शन से एक एजेंडा शुरू किया, उससे प्रेरणा मिली है, मैं इसलिए कह रहा हूं। और उस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य के रहते हुए 21 अक्टूबर 1943 को जब भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। ब्रिटिश साम्राज्य को यह नागवार गुजरा कि उन्होंने कहा हमने इतने पालतू पाले थे, ये कैसे हो गया। उस आजादी का, उस चैप्टर का जिक्र भारत की किसी इतिहास की किताब में नहीं है, और यह कोई 5000 साल पुरानी घटना नहीं है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा है कि अगर आप ईमानदार हैं, ये मुझे वो ताकत देती हैं घटनाएं जिससे लगता है कि सिर्फ जलगांव ही नहीं, अगर गली गली में भी मुझे जाना पड़े और मेरा शरीर इजाजत दे तो मैं यही करूंगा। वो आदमी चला गया, उसके परिवार का ना कोई है, ना कोई जाति के नाम पे बहुत बड़ी कोई भीड़ है उसके पास, लोनली। इतनी रिसर्च की है अनुजधर साहब ने, और ऐसे ही मंचों से बोल रहे थे। एक दिन कर्तव्य मार्ग से एक फोन आया कि मिलना चाहते हैं। अनुजधर एक ही काम के लिए उनके पास गया कि आप जो सुभाष चंद्र बोस से जितने भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने क्लासिफाइड कर रखा है पिछली सरकारों ने, आप उनको डीक्लासिफाई कर दीजिए। उनके बात करने का अंदाज अलग है। वो मिले, बात सुनी और हाथ जोड़ के वापस। कुछ कह रहा? नहीं नहीं नहीं, कोई बात। मैं बीच बीच में पानी पीऊंगा तो लोग कहेंगे पानी पी पी के दे रहा है, तो पानी पीने से बचता हूं मैं थोड़ा। तो वो जब मिले उनसे, ये थोड़ा मुझे है प्रॉब्लम, तो उन्होंने कागज लिए, बात सुनी और थैंक यू वेरी मच कह दिया। जब उन्होंने हमको बताया, मैंने कहा हर आदमी का अपना एक अंदाज होता है, उसको भी समय दो। 50-70 साल निकल गए तो 2-4 दिन में कौन सी मुसीबत आई जा रही है। एक दिन, 1 महीने बाद एक जगह घोषणा हुई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सुभाष चंद्र बोस के जितने क्लासिफाइड पेपर थे, आज से उनको डीक्लासिफाई किया जाता है। इस देश का हर बच्चा बुजुर्ग कहीं भी उन कागजों की मांग करेगा, जाके देख ले और पढ़ ले। तो कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, कुछ काम करना हो तो पहले रायता फैला देना चाहिए। तो रायता फैला दिया उसने कि भाई सब देखो। बहस हुई, बहस में कुछ रखा नहीं था, कुछ लोग बेनकाब हो गए, कुछ लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और फिर यकायक, मुझे याद है आज भी, मैं इंदौर के फंक्शन में था, मेरे एक साथी का फोन गया, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं इंदौर में हूं यार। बोले किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना है। मैंने कहा मुझे तो शपथ लेनी नहीं है। बोले नहीं तुम पहुंचो, क्योंकि मुझे समय नहीं पता था उस वक्त। मैं ऐसे ही माइक पे था, मैंने जाके साइड में बात की और मैंने अपने साथियों से कहा कि जो भी इमीडिएट फ्लाइट हो वो मुझे कर दो यार। तो उन्होंने कहा लेट नाइट की एक फ़्लाइट है। मैंने अपना भाषण ख़त्म किया, एक नेक्स्ट प्रोग्राम था, उनसे माफ़ी मांगी और मैं वापस दिल्ली गया। और दिल्ली में पहुंचने के बाद मुझे पता चला
कि देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि इंडिया गेट पर 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगेगी। अब 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ की पूरी चट्टान दिल्ली पहुंची और दिल्ली पहुंच करके आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो मूर्ति कहां तैयार हो रही थी। उसे मालूम है कि छुपा के रखना है। जब लगी तो आधे लोग शब्द उनकी समझ में क्या कहें, रोएं या हंसें। मूर्ति लग गई और गाजे बाजे के साथ लग गई। और फिर उसने घोषणा की कि जो हमारे यहां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी से शुरू होता है उसकी तैयारी 24 जनवरी से होती थी। तो टेक्निकली सरकारी फंक्शन 24 जनवरी से शुरू होता था। उसने कहा आज से घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी की तैयारी 23 जनवरी से होगी। आधे देश को पता ही नहीं चला कि 23 क्यों बोला है। 23 को ही सुभाष का जन्मदिन है।